Assalamu alaikum dear students, welcome back after Eid holidays. I hope your Eid was good and you enjoyed a lot. Now come back towards your study. Today the topic of discussion is public finance means सरकारी मालियात. हमारा आज का टॉपिक सरकारी मालियात है. ये चैप्टर नंबर 4 है जिसको हम स्टार्ट करेंगे. जी, सरकारी मालियात से मुराद हुकूमत के आमदनी और अखराजात का जो तखमीना हम लगाते हैं वो है, यानी सरकारी मालियात से मुराद है कि हुकूमत की आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाना. और हुकूमत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी आमदनी को हासिल करती है. मुख्तलिफ़ ज़रियों से जब आमदनी हासिल होती है उसको ख़र्च करने के भी मुख्तलिफ़ मुद्दात हैं. हुकूमत के मुख्तलिफ़ किस्म के फ़राइज़ हैं जिनको पूरा करना होता है. उसने मुल्क को अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात से बचाना, जंग से बचाना, अमन व ईमान कायम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है. मुल्क में मुआशी फ़लाह व बहबूद कायम करना, मुआशरती तौर पर फ़लाह व बहबूद कायम करना, समाजी फ़लाह व बहबूद कायम करना और सेहत आम्मा और तालीम की सहूलियात, ये सब किस्म की फ़राहमी, इन सहूलियात की फ़राहमी बहम पहुँचाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और ये हुकूमत अपनी मालियात से ही करती है. हुकूमत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जब आमदनी हासिल करती है उनमें टैक्स होते हैं या मुख्तलिफ़ अदर मुद्दात हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. और इनको जब वो ख़र्च करती है तो बाज़ औक़ात हमें नक़्ल व हमल पर भी हमारी ख़र्च करती है. हमें मुख्तलिफ़ किस्म की नक़्ल व हमल की सहूलियात फ़राहम करती है, जैसा कि हवाई अड्डे तैयार किए जाते हैं यानी एयरपोर्ट्स, फिर सी पोर्ट्स, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ रोड्स बनाए जाते हैं. ये तमाम ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है और स्पेशली जो मेन मकसद है हुकूमत का, जो अहम मकसद है जिसको पूरा करना उसकी ज़िम्मेदारी है, वो है हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा होना. किसी भी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी में शामिल है. और हुकूमत इसके अलावा जो दूसरा मेजर एक्ट या दूसरा मेजर जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करना चाहती है. अपनी आमदनी को ख़र्च करते हुए मुकम्मल रोज़गार को हासिल किया जाता है जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. मुकम्मल रोज़गार को कामिल रोज़गार की सतह भी कहा जाता है. कामिल रोज़गार से मुराद ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें मुल्क में जितने लोग काम करने के काबिल हों, काबिलियत रखते हों, सलाहियत रखते हों काम करने की, मज़ीद ये कि वो रोज़गार को हासिल करने के ख्वाहिशमंद भी हों, उनको अगर रोज़गार मुहैया कर दिया जाए तो इसको हम कामिल रोज़गार कहते हैं. इसके अलावा हुकूमत ज़राअत, सनत, तजारत, बैंकारी निज़ाम, इन सब मुख्तलिफ़ शोबों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम बनाती है. इनको हासिल करने के लिए कोशिश करती है. मुख्तलिफ़ मनसूबाजात बनाए जाते हैं जो तरक्याती मनसूबाजात होते हैं मुल्क में, ताकि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया जा सके. उन मनसूबाजात को पाया तकमील तक पहुँचाना भी हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी होती है. हुकूमत अपनी आमदनी मुख्तलिफ़ ज़रियों से यानी बराह रास्त या फिर बिलवास्ता टैक्स से हासिल करती है. ये उसके मेजर सोर्सेज़ हैं जो टैक्सेस है जिसके थ्रू आमदनी को हासिल किया जाता है. और हुकूमत इसके अलावा जिस वक्त टैक्स के थ्रू जो आमदनी आती है उससे अखराजात पूरे ना होते हों तो हुकूमत उस वक्त ज़ायद नोट छाप सकती है जिसको खसारे की सरमायाकारी कहा जाता है. बेटे ये पहले भी एक चैप्टर में ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है. खसारे की सरमायाकारी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि खसारे की सरमायाकारी क्या होती है. हुकूमत जब ज़रूरत से ज़ायद नोट छाप देती है और ज़र ज़मानत ना रखे, उस वक्त ज़मानत रखे बगैर नोट छाप दे तो इसको खसारे की सरमायाकारी कहा जाता है. इसके अलावा हुकूमत अपनी अगर खसारे की सरमायाकारी को देखा जाए तो इसके बाद हुकूमत अपनी मालियाती पॉलिसी को जनरेट करती है. यानी यही जो मालियाती पॉलिसी है, जो अखराजात, जो आमदनी हासिल करती है हुकूमत और जिन मुद्दात पर ख़र्च करती है, इसको हम मालियाती पॉलिसी कहते हैं. यानी ऐसी पॉलिसी जो ये ज़ाहिर करे कि हुकूमत आमदनी किन ज़रियों से हासिल करती है और किन ज़राया पर इसे ख़र्च किया जाता है, इसको मालियाती पॉलिसी कहते हैं. और जब यही मालियाती पॉलिसी का तज्ज़िया किया जाता है या डिटेल में मुतालिया किया जाए तो इसको हम सरकारी मालियात का नेम दे देते हैं, क्योंकि सरकारी मालियात सरकारी मालियाती पॉलिसी की ही का ही मुतालिया होता है, उसकी स्टडी होती है, डिटेल स्टडी. बेटा जो सरकारी मालियात है इसकी डेफिनेशन जो मैंने सबसे पहले आपको बताई वो बिल्कुल एंड में यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है कि इस सरकारी मालियात से क्या मुराद है, ये यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है. नेक्स्ट है हमारे पास सरकारी मालियात बमुकाबला निजी मालियात. जी, पब्लिक फ़ाइनेंस एंड प्राइवेट फ़ाइनेंस, इन दोनों का बेटे जो कंपैरिजन है जो वो अक्सर पूछ लिया जाता है. सरकारी मालियात से मुराद ये होता है कि हुकूमत किन मुद्दात से अपनी आमदनी को हासिल करती है, किन ज़रियों से और कहाँ पर इसे
खर्च किया जाता है, कौन से तरीक़ा कार हैं इसको खर्च करने के। जब हम इसका जायज़ा लेंगे, इसको सरकारी मालियात कहा जाएगा। इसके अलावा जब किसी आम शख्स की आमदनी का अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो अपनी आमदनी कहाँ से हासिल करता है और अपनी आमदनी को ज़रूरत ज़िंदगी पर किस तरह से खर्च करता है, इसको हम निजी मालियत कहते हैं। फिर इसके बाद सरकारी और निजी मालियत में हम कंपैरिजन करेंगे और डिटेल में, जिसमें हम कुछ ऐसी मुश्तरका खसूसियात भी देखेंगे कि उनमें कौन से कॉमन फ़ीचर्स पाए जाते हैं और कौन से उनके डिफरेंस फ़ीचर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉमन फ़ीचर को डिस्कस करें कि सरकारी और निजी मालियत के जो मुश्तरका खसूसियात हैं, जी बेटा, इसमें जब हम मुश्तरका खसूसियात को देखते हैं तो दोनों शोबों में नंबर 1 हम ये देखते हैं कि सरकारी और निजी जो है मालियत, उसका ताल्लुक़ अपने दायरा कार में रहते हुए आमदनी के हसूल और अखराजात की तखसीस से होता है। क्योंकि देखें, सरकारी मालियत हो या निजी मालियत हो, दोनों में ही ये देखा जाता है कि आमदनी कहाँ से आती है, कैसे हासिल होती है और अखराजात कैसे किए जाते हैं। फिर सेकंड वन हम इसमें डिस्कस करते हैं कि दोनों शोबों का महदूद ज़राए के पेश नज़र बुनियादी मकसद एक ही होता है। वो क्या है? फ़लाह व बहबूद की बेहतरी, मुनाफा, ज़रूरत का हसूल, ये सब कुछ इनके मकासद हैं। फिर थर्ड वन पॉइंट है जो दोनों में सिमिलैरिटी है। दोनों शोबों में मालियाती तरीक़ाकार के तहत मुस्तक़बिल में पेश आने वाले हालात व वाक़यात को पेश नज़र रखा जाता है, यानी बचतों का एहसास पाया जाता है, उसकी अहमियत है। बचतें सरकारी तौर पर भी की जाती हैं, हुकूमत भी ट्राई करती है बचतें करने की। फिर उसके अलावा मज़ीद ये कि निजी तौर पर भी, जैसे कि आम अफराद, आप और मैं, यानी आपके पेरेंट्स जैसे, अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो अपनी आमदनी और अखराजात का जब तखमीना लगाते हैं तो दरमियान में वो कुछ ना कुछ बचाना भी चाहते होंगे, बचतें भी करते हैं। तो ये सरकारी तौर पर भी ऐसा ही होता है और निजी मालियात में भी ऐसा ही है। नेक्स्ट वन है निजी और सरकारी मालियात में फ़र्क। इनमें जो डिफरेंस आप देखेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स तो ऐसे थे जो इनमें कॉमन सिमिलैरिटीज़ थी। अब जो डिफरेंसेस हैं जिसकी बेस पर निजी और सरकारी मालियत एक दूसरे से डिफरेंट रखती हैं, वो ये हैं। नंबर 1, आमदनी और अखराजात का तरीक़ेकार, कि आमदनी किन ज़रिया से हासिल होती है। बेटा, अगर हम हुकूमत की देखें तो हुकूमत अपनी आमदनी जो हासिल करती है उसका मेजर पार्ट जो होता है वो टैक्स से हासिल करती है। और आमदनी और बजट का जो अंदाज़ा लगाया जाता है उसका वक्त अगर हम देखें तो वो अगर हम स्पेशली ये देखें कि वो किस चीज़ को पहले अंदाज़ा लगाते हैं, अपनी आमदनी या बजट का, जो हुकूमत है पहले अपने अखराजात का अंदाज़ा लगाती है कि उसके अखराजात कितने होंगे, फिर उसके मुताबिक वो अपनी आमदनी का अंदाज़ा लगाती है कि आमदनी को बढ़ाया जाए या कम किया जाए। अगर अखराजात ज़्यादा हों तो उस तरह टैक्स की शरह बढ़ाकर अपने अखराजात को पूरा कर सकती है, आमदनी को बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ अगर निजी तौर पर देखा जाए तो कोई भी आम शख्स जो है वो अपनी आमदनी को पहले देखता है, आमदनी का अंदाज़ा पहले लगाता है, उसके मुताबिक अपने अखराजात को तरतीब देता है। आमदनी ज़्यादा हो तो अखराजात को बढ़ा सकता है, आमदनी कम हो जाए तो अपने अखराजात को कम कर सकता है। इवन इस हद तक कम कर सकता है कि जस्ट अपनी बुनियादी ज़रूरियात को ही हासिल करे, यूँ चेंज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है मुद्दत, यानी टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड को देखते हैं, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारी जो हुकूमत, जो सरकारी मालियत है, उसमें सरकारी मालियत का अंदाज़ा जो मालियाती पॉलिसी जैसे होती है वो 1 साल यानी सालाना बेस पर किया जाता है। पूरे साल की बेस पर हम आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाते हैं, जबकि आम शख्स जो है उसकी आमदनी, वो कुछ लोग यौमिया उजरत रखते हैं, वो डेली अपने आमदनी अखराजात का अंदाज़ा लगाते हैं। कुछ ममालिक में ऐसा होता है हफ्तावार उजरतें मिलती हैं, वो हफ्तावार अपना आमदनी अखराजात का तखमीना लगाते हैं। अमूमन ये होता है कि तनख्वाह 1 माह के बाद मिलती है तो मंथली जो है वो अपना आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाया जाता है। यही डिफरेंस है, क्योंकि सरकारी तौर पर सालाना अखराजात और आमदनी का तखमीना पाया जाता है। नेक्स्ट है अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े। सरकारी तौर पर हुकूमत अपने अखराजात को पूरा करने के लिए अंदरूनी बैरूनी मुख्तलिफ ज़राया से कर्ज़ा हासिल कर सकती है। अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ बैंकों से ले सकती है और बैरूनी तौर पर जो वो कर्ज़े लेती है बैरूनी ममालिक से, यानी गैर ममालिक से भी लिए जाते हैं और गैर ममालिक की माली एजेंसियों से भी कर्ज़ाजात लिए जा सकते हैं। जबकि एक आम और निजी मालियत में आम तौर पर कोई भी शख्स जो है वो, अगर उसकी आमदनी कम हो जाती है, अखराजात ज़्यादा, उसको फुलफ़िल करने के लिए वो अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों या फिर बैंकों से, यानी सिर्फ अंदरूनी ज़राए से कर्ज़ाजात हासिल कर सकता है।
नेक्स्ट वन है खसारे की सरमायाकारी, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब हुकूमत के पास तो सरकारी मालियत में एक और ज़रिया भी है, अगर अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, वो टैक्सेस से पूरा ना कर सके, खसारे की सरमायाकारी से पूरा ना कर सके, या कर्जा जात से पूरा ना कर सके, कर्जा जात से पूरा ना कर सके, तो बेटे खसारे की सरमायाकारी जो पॉइंट है, खसारे की सरमायाकारी के तहत वो अपने अखराजात को पूरा करती है, यानी बगैर गारंटी के नोट छाप लेती है। जब इससे अफरात ज़र हो जाता है, ज़र की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है, ज़र की कदर कम हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ एक आम शख्स के पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि वो नोट छापे या अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबे। हुकूमत अपने अखराजात का तखमीना लगाते वक्त मुस्तकबिल के मुख्तलिफ़ किस्म के तरक्याती मनसूबों का अंदाज़ा भी लगाती है, जैसा कि बैराज बनाना, नहरें बनाना, डैम बनाना, पुल बनाना, बिजली के मनसूबे बनाना, ज़राया मुवासलात, ख़बर रसानी। डिफरेंट ये तरक्याती मनसूबा जात हैं जिनके लिए मुस्तकबिल में अखराजात के लिए वो अपनी आमदनी का वो तखमीना लगाती है। जबकि आम फ़र्द जो है वो कुछ रकम अपने फ्यूचर के लिए रख सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो अपने अखराजात, अपने मौजूदा अखराजात पर सर्फ करता है। फिर नेक्स्ट है गैर मामूली तब्दीलियाँ। हुकूमत जो है उसके वसाइल और अखराजात चूँकि बहुत वसी पैमाने पर होते हैं, इसलिए वो उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आसानी से कर सकती है। अखराजात को आसानी से एक शोबे से दूसरे शोबे में मुंतकिल कर सकती है, आमदनी एक शोबे में कम दूसरे में ज़्यादा कर सकती है। जबकि एक आम शख्स जो है उसके अखराजात और आमदनी में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है फाजल बजट, सरप्लस बजट। आमतौर पर किसी शख्स को लिया जाए तो वो कोशिश करता है कि उसका बजट फाजल हो, यानी आमदनी ज़्यादा और वो उसमें से अपने अखराजात कम करे ताकि कुछ बचतें की जा सकें, और वो अमूमन इसको बेहतर समझा जाता है ताकि मुस्तकबिल की ज़रूरत के लिए कुछ रकम बचाई जा सके। लेकिन जब हम हुकूमती तौर पर देखते हैं, जब हम सरकारी मालियात को डिस्कस करते हैं, तो हुकूमत का बजट अगर फाजल हो तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि ये सपोज़ किया जाता है कि मे भी हुकूमत ने टैक्स ज़्यादा लगाया, आमदनी ज़्यादा इकट्ठा की है और हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च कम किया गया है। फिर इसलिए हुकूमत जो है उस हुकूमत के पैमाने पर जब बजट मुतवाज़न हो तो ही उसको बेहतर तस्वुर किया जाता है। नेक्स्ट वन पॉइंट है सरकारी मालियात की तशहीर। जब हुकूमत अपना बजट बना लेती है, अपनी आमदनी और अखराजात का तखमीना कर लेती है, तो इस बजट को वो रेडियो पर, अखबारात में, टेलीविज़न पर, दूसरे सरकारी एजेंसियों के थ्रू मुख्तलिफ तरीक़ों से उसकी तशहीर करती है, ताकि अवाम को आसानी से इस बात का इल्म हो सके हुकूमत इस साल कितनी आमदनी हासिल करेगी, कितने टैक्स लगाएगी, किन किन शोबाजात पर अखराजात किए जाएंगे। लेकिन कोई एक आम शख्स को जब देखा जाता है वो अपने बजट को बहुत सीगा राज में रखता है, वो अपने अखराजात को, अपनी बचतों को सीगा राज में रखता है। नेक्स्ट है मालिया से मुतल्लिक रिकॉर्ड की तैयारी और तहफ़्फ़ुज़। जी, मालिया से मुतल्लिक जो रिकॉर्ड की तैयारी और तहफ़्फ़ुज़ है, जो भी मालिया तैयार की जाती हैं इसको रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। हुकूमत का बजट पूरा साल रिकॉर्ड में रहता है, फिर नेक्स्ट ईयर भी उसको बेस बनाकर बजट तैयार किया जाता है, जबकि निजी तौर पर कोई भी शख्स अपने अखराजात और आमदनी के तखमीना को रिकॉर्ड में नहीं रखता है। लास्ट वन इज़ गैर मुल्की तोहफ़ व अमदाद। हुकूमत बाज़ औक़ात जब हुकूमत के अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, आमदनी कम होती है, नागहानी हालात पेश आते हैं जैसे सैलाब, ज़लज़ला, खुश्क साली वगैरह, ऐसी सूरत में ये होता है कि दूसरे ममालिक से तहाइफ या अमदाद वसूल हो जाती है और उस वक्त आमदनी में इजाफा हो जाता है। जबकि निजी तौर पर कोई शख्स जो है उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी किस्म के कोई तहाइफ या अमदाद हासिल नहीं होती है। लिहाजा यहाँ तक बेटा से डिफरेंस जो निजी और सरकारी मालियात में पाए जाते थे। नेक्स्ट वन पॉइंट है सरकारी वसूलियाँ और टैक्स कल्चर। जी, सरकारी वसूलियाँ बेटा, जब हम बजट को देखते हैं, सरकारी मालियत को देखते हैं, तो हर जगह आप दो ही पॉइंट को देखेंगे कि हुकूमत अपनी वसूलियाँ यानी आमदनी कैसे हासिल करती है और इसको किन मुद्दात पर ख़र्च करती है। लिहाजा अब हम उनमें से एक को हम डिस्कस करने जा रही हैं कि सरकारी वसूलियाँ कहाँ से होती हैं, हुकूमत अपनी आमदनी कहाँ से हासिल करती है। नंबर वन है हुकूमती शोबा की वसूलियाँ। इसमें ये कि ये दो हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है, एक टैक्स वसूलियाँ होती हैं, एक नॉन टैक्स वसूलियाँ। पहले हम टैक्स वसूलियों की तरफ जाते हैं, जिनको हम महसूलाती वसूलियाँ भी कहते हैं। टैक्स रेवेन्यू, मुख्तलिफ शोबाजात पर टैक्स अदा जो टैक्स हैं वो लागू किए जाते हैं। टैक्स जिस शख्स पर लागू किया जाता है उसी शख्स ने उसको अदा करना होता है। टैक्स की चोरी नहीं की जा सकती। अगर कोई टैक्स चोरी करता है तो उस शख्स को सज़ा का मुर्तकिब होता है। इस तरह हुकूमत को कन्फर्म होता है, जब वो टैक्स का अंदाज़ा लगा लेती है तो उसको कन्फर्म होता है उसकी इतनी आमदनी हो जाएगी, उसके लिहाज से वो अपने अखराजात का अंदाज़ा लगाती है। जी, टैक्सेस में नंबर वन है दरामदी और बरामदी
बरामदी महसूलात यानी दरामदी वो अशिया जो दूसरे मुल्क से आती हैं तो उन पर भी टैक्स आयद किया जाता है। जो बरामदी जो हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क में हम फ़रोख्त करते हैं उन अशिया पर भी, उनकी फ़रोख्त पर भी कस्टम ड्यूटी आयद की जाती है। मुख्तलिफ़ अशिया पर हुकूमत मुख्तलिफ़ तरीके से आयद करती है। कुछ अशिया के वज़न, मिकदार, मालियत की बेस पर उन पर कुछ की मालियत की बेस पर, कुछ पर वज़न या मिकदार को देखते हुए उसकी बेस पर जो है टैक्स आयद किया जाता है। उनकी डिटेल आप नीचे चेक कर सकते हैं। डिफरेंट कुछ किस्म की गुड्स हैं बेटा। कुछ अशिया ऐसी होती हैं जिन पर दरामदी बरामदी किसी किस्म का कोई टैक्स आयद नहीं किया जाता, जैसे बेसिक नीड्स हैं, कुछ दालें, अनाज, खाद्य वगैरह, खाने पीने की कुछ अशिया। नेक्स्ट वन है मरकज़ी एक्साइज़ ड्यूटी। जी, सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी बेटा वो होती है जो मुल्क के अंदर कारखानों में जो भी अशिया पैदा की जाती हैं उन पर एक्साइज़ ड्यूटी आयद कर दी जाती है। जैसे जैसे वो अशिया की तादाद ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं तो उनमें खासा इजाफा होता चला जाता है। इस तरह आज के दौर में हमारा मुल्क जो क्योंकि तरक्की पजीर है उसमें नई सनतें कायम हो रही हैं, नए बिज़नेस शुरू हो रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो मरकज़ी एक्साइज़ ड्यूटी में भी इजाफा हो रहा है। इसमें भी यही बताया गया है, एक्साइज़ ड्यूटी जब आयद की जाती है जो गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं उनके वज़न या मिकदार के लिहाज से भी की जा सकती है और उनकी मालियत के एतबार से भी ये ड्यूटी यानी टैक्स आयद किया जा सकता है। नेक्स्ट वन पॉइंट है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। बेटा इनकम टैक्स वो होता है जिसमें जिस शख्स की आमदनी पर लगाया जाता है उसी को अदा करना होता है, वो किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं कर सकता। आमदनी ज़्यादा होगी तो ये टैक्स बढ़ जाता है, आमदनी कम होती है तो इस टैक्स की शरह कम हो जाती है। कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जो मुश्तरका सरमाया की कंपनियों, अंजुमनों, तजारती इदारों वगैरह पर, उनकी कॉरपोरेशंस पर जो टैक्स आयद होता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन है बिक्री टैक्स, सेल्स टैक्स। बेटा ये ऐसा टैक्स होता है मरकज़ी हुकूमत इसको जो आयद करती है दरामदी बरामदी महसूलात वगैरह और मरकज़ी एक्साइज़ ड्यूटी के अलावा इसे आयद किया जाता है। यानी वही गुड्स होती हैं जिन पर पहले दरामदी बरामदी टैक्स आयद हो चुका होता है, फिर एक्साइज़ ड्यूटी भी आयद हुई होती है, लेकिन उसके अलावा सेल्स टैक्स भी। अब सेल्स टैक्स ऐसा टैक्स है जो टैक्स आयद तो किया जाता है लेकिन इसको अशिया की कीमतों में शामिल करके कस्टमर पर यानी कंज्यूमर्स पर, सारिफ पर ट्रांसफ़र किया जाता है और सारिफ इसे खामोशी से अदा कर देता है कीमत समझते हुए। पाकिस्तान में बेटा मुख्तलिफ़ किस्म के बिक्री टैक्स जो हैं वो आयद किए जाते हैं। उसको ये 3 पॉइंट्स इधर इसके दिए गए हैं कि वो कौन किस किस किस्म के हो सकते हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ज़रई टैक्स। ज़रई टैक्स बेटा वो होता है जो ज़रई अशिया पर होता है या फिर ऐसा होता है कि ज़रई ज़मीन, जैसा कि पाकिस्तान में एक लिमिट है कि 12.5 एकड़ से ज़ायद ज़मीन अगर किसी शख्स के पास है तो उस ज़ायद अराज़ी पर अगर वो अपनी मलकियत रखता है और उसकी प्रोडक्शन हासिल कर रहा है तो उस पर टैक्स आयद किया जाएगा। इसके अलावा तुर्श फलों के जो बागात हैं जैसा कि कीनू, माल्टा वगैरह, उस पर भी टैक्स आयद होता है। मुतफर्रिक टैक्स, इनके अलावा मज़ीद कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो बहुत छोटे छोटे डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हैं जिनसे हुकूमत अपनी आमदनी हासिल करती है, जिनमें सरचार्ज टैक्स सबसे पहले दिया गया है। ये इनकम टैक्स और दीगर यूटिलिटी बिल्स पर एक ख़ास शरह से लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाम्प ड्यूटी। बेटा ये आपको पता है डिफरेंट किस्म के स्टाम्प्स हम तैयार करते हैं जायदाद की खरीदो फरोख्त करने के लिए या कोई बयान हल्फी नोट डाउन करवाने के लिए, तो उसकी एक ड्यूटी पे करते हैं हम। फिर दौलत टैक्स है, तो दौलत यानी मलकियत, कोई जायदाद हमारे पास जो होती है जैसे घर, मकान, दुकान वगैरह कुछ भी ऐसे, उसकी मालियत के मुताबिक भी टैक्स आयद किया जाता है। फिर है तोहफ़ा टैक्स। ये तोहफ़ा टैक्स बेटा वो होता है जो अदर कंट्री से या हैवी गिफ्ट जो है किसी को प्रोवाइड किया जाता है, गिफ्ट में जायदाद वगैरह भी किसी के नाम ट्रांसफ़र की जा सकती है, उस पर भी टैक्स होता है। फिर है विरासत टैक्स, जो विरासत मुंतकिल होती है मरने वाले की, जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो इस पर एक स्टेट ड्यूटी आयद होती है जो पे की जाती है। ये तो थी बेटा टैक्स वसूलियाँ। अब है नॉन टैक्स वसूलियाँ, जो टैक्स के अलावा हुकूमत अपनी आमदनी हासिल करती है। फ़ीसेस हैं इसमें। सबसे पहले फ़ीस कौन सी हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म के लाइसेंस हम बनवाते हैं। असला लाइसेंस है, टेलीविज़न लाइसेंस है, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हम बनाते हैं। फिर लाइसेंस फ़ीस के अलावा फिर सरकारी अदारों की फ़ीसेस हैं, तालीमी अदारों की, जितनी भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की। नेक्स्ट है कीमत। हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया और खिदमात जो फ़राहम करती है उसकी कीमत वसूल करती है। जैसा कि डाकखाने में है, पार्सल अगर हम डाकखाने में पार्सल की भिजवाते हैं उसकी पेमेंट होती है, कोई रजिस्ट्री हम करवाते हैं उसकी पेमेंट होती है। फिर डिफरेंट किस्म के डाक टिकट लेते हैं हम, लिफाफों पर जो लगाते हैं उन सब की पेमेंट होती है, उन सब की कीमत हम अदा करते हैं। इसी तरह टेलीफोन कॉल्स का बिल वगैरह, बिजली का बिल, जंगलात की लकड़ी, जो गवर्नमेंट के जंगलात की लकड़ी है मीन्स उसको हम जब हम फ़रोख्त करते हैं उसका मुआवजा जो है, जो हुकूमत जब फ़रोख्त करती है उसका मुआवजा वसूल करती है। बेटे कीमत और फ़ी में ये डिफरेंस नीचे बताया गया है कि फ़ी और कीमत में क्या डिफरेंस है। जो फ़ीस और कीमत में, फ़ीस जो होती है किसी भी खिदमत की लागत से कम
یا زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی جو خدمت ہم حاصل کر رہے ہیں اس سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ جو قیمت ہے وہ جتنی ہم خدمت حاصل کر رہے ہیں اس کے برابر، یعنی جتنی ہم نے ٹیلی فون کالز کی ہوں اس کا جو بل آئے گا وہ ہماری قیمت ہوگی۔ پھر نیکسٹ ون ہے خاص وصولیاں، کچھ خاص قسم کی جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اس پر، جیسا کہ موٹر وے بنائی جائے تو موٹر وے پر جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو اس ٹائم میں ہمیں ٹول ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، اس کے ایگزٹ کے ٹائم پہ ہم پے کر کے آؤٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ڈفرینٹ پارکس ہیں، گلشن اقبال، جلو پارک، ڈفرینٹ قسم کے پارکس، تفریحی مقامات ہیں، حکومت نے وہاں پر بھی پیمنٹ عائد کی ہوتی ہے، انٹری ٹکٹ ہوتی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے سرکاری جائیداد، حکومت کے پاس بھی کچھ جائیداد ہوتی ہے، یا تو وہ پٹے پر یعنی کرایہ پر دے سکتی ہے، ٹھیکے پر دے سکتی ہے، ایسے کچھ بھی اس کی آمدنی حاصل کرتی ہے، یا پھر جنگلات، معدنیات، ماہی گاہیں وغیرہ ان سب کو سیل بھی کر سکتی، کسی بھی وقت اس کی قیمتیں حاصل کرتی ہے۔ حکومت کے پیداواری کام، حکومت مختلف قسم کے پیداواری کام جو کرتی ہے بیٹا اس پر بھی وہ ارن کرتی ہے، جیسا کہ ریل، ڈاک، تار، حکومتی کنٹرول میں ان یونٹوں سے جو بھی آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ سب کی سب حکومت کے پاس جاتی ہے۔ پھر ہے ڈفرینٹ جرمانے، جو فائن ہم پے کرتے ہیں، اگر کوئی قانونی خلاف ورزی کی جاتی ہے اس کا جو فائن ہوتا ہے وہ بھی حکومت کو جاتا ہے۔ پھر قرضے ہیں، حکومت مختلف ممالک سے قرضے، اندرونی ملکی ذرائع سے قرضے حاصل کرے، وہ بھی اس کی حکومت آمدنی کا حصہ بنتا ہے۔ نیکسٹ ہے تحائف و امداد، یہ بھی حکومت کی آمدنی کا حصہ بنتا ہے۔ پھر ہے مقامی شرح یعنی لوکل ریٹ، لوکل ریٹ بیٹا لوکل لیول پر، جیسا کہ کارپوریشن، میونسپل کمیٹیاں، ٹاؤن کمیٹیاں، ضلعی کونسل، تحصیل کونسل، جیسے بچوں کے نیم انٹر کرانے، ہم ڈفرینٹ قسم کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، یہ سب جو پیمنٹس ہوتی ہیں یہ سب حکومت کے پاس جاتی ہیں، ان کی آمدنی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ سب کی سب نان ٹیکس ریونیو کہلاتی ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے دیکھا حکومت اپنی آمدنی وصولیاں کیسے کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے سرکاری اخراجات کے مدعات، کہاں کہاں پر حکومت خرچ کرتی ہے۔ خرچ کرنے میں بیٹا سب سے پہلے دفاع پر، آپ کو پتہ ہے جو بھی ہمارے پاس اسلحہ سازی وغیرہ کے لیے جنگی اسلحہ ساز و سامان پرووائڈ کرتی ہے، بری، بحری، ہوائی افواج کو، یہ سب جو ہے یہ دفاع کے اخراجات ہیں، اور 20% ہماری ٹوٹل آمدنی کا جو ہے بجٹ کا وہ حکومت دفاع پر سپینڈ کرتی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں سپینڈ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ون عدالتیں بنائی جاتی ہیں تاکہ عوام کو انصاف مل سکے، اس کے لیے ججز وغیرہ، لائر، ان سب کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ سب قسم کی بھاری رقوم حکومت ادا کرتی ہے، وہ حکومت کے اخراجات ہیں۔ نیکسٹ ون ہے نظم و نسق عامہ، یعنی اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کے محکمے قائم کیے جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ سیکریٹریٹ کہا گیا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سیکریٹریٹ ہوتا ہے حکومت نے بنایا ہوا، جو کہ مختلف محکموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے، اس طرح یہ نظم و نسق چلاتی ہے۔ پھر صوبائی انتظامیہ ہوتی ہے، پھر مرکزی سطح پر ایک انتظامیہ ہوتی ہے یعنی پروونشیل، پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ ہوتی ہیں لیول کی، ان سب پر بھی ایکسپینسز آتے ہیں۔ پھر ہے صحت عامہ پر اخراجات، یعنی ہاسپٹلز جو بنائے جاتے ہیں ان سب کا جو عملہ، جو مشینری، جو آلات جراحی، ان سب پر جو اخراجات آئیں گے۔ پھر ہے تعلیم عامہ یعنی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ان میں جو سٹاف، عملہ، جو فیسلٹیز، وہ سب کی پیمنٹ حکومت کرتی ہے، یہ اس کے اخراجات ہیں۔ پھر ہے ذرائع نقل و حمل اور خبر رسانی کے ذرائع یعنی ڈاک خانے وغیرہ، اسی طرح ذرائع نقل و حمل یعنی ریلوے لائن جو ہیں، جو ایئرپورٹ، جو سی پورٹ، ڈفرینٹ قسم کی ہمارے یہ فیسلٹیز دے رہی ہے۔ پھر ہے آبپاشی کی سہولتیں دی جاتی ہیں، یعنی حکومت بیراج بنا رہی، نہریں بنا رہی، نہریں کھودتی ہے، ٹیوب ویل لگاتی ہے، یہ سب جو ذریعے ان سب پر رقوم خرچ کی جاتی ہیں۔ نیکسٹ ون ہے فلاحی و سماجی خدمات، اس میں ہے جیسا کہ یتیم خانے بنائے جاتے ہیں، محتاج گھر ہیں، پھر اس کے علاوہ بے سہارا بیواؤں کے لیے رہائش گاہ کا انتظام کیا جاتا ہے، بیکاری، بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے، یہ سب کچھ حکومت کے اخراجات ہیں۔ نیکسٹ ون ہے سود کی ادائیگی، یعنی جو قرضہ جات حکومت لے چکی ہوتی ہے اس کی جب ادائیگی کرتی ہے تو بہت بھاری رقم سود کی شکل میں چلی جاتی ہے، یہ تمام حکومت کے اخراجات ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے سرکاری خرچ کے قواعد، بیٹا کن اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے خرچ کرتے وقت؟ پہلے تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ معاشرتی بہبود ہو، کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بینیفٹ ہو۔ پھر نیکسٹ ون ہے لچک پذیری کا اصول، یعنی جیسے جیسے آمدنی حکومت کی کم زیادہ ہو سکے وہ ہوتی ہے، ویسے ویسے وہ اخراجات کو بھی کم زیادہ کر سکے۔ پھر منظوری کا اصول، یعنی جیسے ہی حکومت کی آمدنی جو ہے اس میں اخراجات کے لیے منظوری بہت ضروری ہے
کہ پہلے تو بجٹ میں ہی منظور کر دیا جاتا ہے کہ اس شعبے کو اتنی آمدنی جائے گی، لیکن اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی مجاز افسر اس کو منظور کرے گا، اور بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں آڈٹ بھی کیا جا سکے، ریکارڈ بھی ہونا چاہیے۔ پھر ہے کفایت کا اصول، یعنی کفایت کا اصول سے مراد یہ ہے کہ جیسے ٹیکس لیا گیا ہے، ٹیکس مختلف شعبہ جات سے لیا گیا ہے، تو ان سے لوگوں کو ویسے ہی فیسلٹیز بہم بھی پہنچائی جائیں، ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں سے ٹیکس لیا ہے ان کو کسی قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ نہ ہوں۔ پھر ہے بہتر مجموعی اثرات کا اصول، اس کے کیونکہ بہتر مجموعی اثرات بھی حاصل ہوں کہ مجموعی طور پر بڑے پیمانے پر عوام کو مختلف قسم کی سماجی اور ان کی سماجی بہبود کے لیے اخراجات کیے جا سکیں۔ پھر نیکسٹ ہے قومی آمدنی پر اثر، کہ ہماری قومی آمدنی میں اضافہ بھی ممکن ہو، مختلف شعبوں کی ترقی ہونی چاہیے، روڈز، ڈیمز، ہر طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے، روزگار مہیا ہونا چاہیے، کامل روزگار کی سطح قائم ہونی چاہیے، تجربہ گاہ تحقیق کی راہیں ہموار ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ون ہے قومی آمدنی کی تقسیم پر اثر، یعنی ہماری قومی آمدنی 2 شعبوں میں تقسیم ہے، امیر تر، غریب تر ہو چکا ہے، تو قومی آمدنی کی تقسیم پر بھی پازیٹیو افیکٹ ہونا چاہیے، رچ لوگوں پر زیادہ ٹیکس امپوز کیا جائے، وہ اویل کر کے پور لوگوں کی فلاح و بہبود پر اسے خرچ کیا جائے، ان کو سہولیات، رہائش کی، تعلیم کی، خوراک کی سہولیات دی جائیں، طبی سہولیات بھی دی جائیں۔ بیٹے یہاں تک آج کا ٹاپک تھا، جس میں ہم نے ڈیفرنٹ وے سے سرکاری مالیات کو دیکھا کہ حکومت کا بجٹ کیا ہوتا ہے، حکومت بجٹ سالانہ بناتی ہے، اپنی آمدنی کن ذریعوں سے حاصل کرتی ہے، نان ٹیکس اور ٹیکس ویز۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اخراجات کے مدات کیا ہیں، اخراجات کرتے وقت وہ کن قواعد کو یعنی پرنسپلز کو سامنے رکھتی ہے۔ یہاں تک آج کا ٹاپک تھا، آئی تھنک سو آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو بیٹے آپ لیکچر کے ٹائم میں واٹس ایپ گروپ میں مجھے آڈیو میسیج بھی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی وے سے آپ مجھ سے بیٹا پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔